बात है अगस्त 1947 की। सोचिए, दिल्ली में एक बंद कमरा है और उसके अंदर एक आदमी एक नक्शे पर बस एक लकीर खींच रहा है। उसे शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पेंसिल से खींची जा रही ये मामूली सी लकीर करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। जानते हैं उस आदमी का नाम क्या था? सर सिरिल रैडक्लिफ। वो एक ब्रिटिश वकील था जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींचने का काम दिया गया था। और सबसे अजीब बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में भारत की शक्ल तक नहीं देखी थी। यहां तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि नक्शे पर पंजाब और बंगाल हैं कहां। लेकिन उस एक लकीर का असर सीधा 20 करोड़ लोगों पर पड़ने वाला था। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक फैसलों में से एक था। एक ऐसा फैसला जिसमें लाखों लोगों की जानें गईं और करोड़ों लोग बेघर हो गए। तो चलिए इसी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। ये कहानी है उस आदमी की जिसे एक लगभग नामुमकिन मिशन दिया गया था। तो रैडक्लिफ को ये काम करने के लिए कितना वक्त मिला? बहुत बहुत कम। मतलब वो 8 जुलाई को भारत आता है और उसे 15 अगस्त तक यानी सिर्फ 5 हफ्तों के अंदर 2 बड़े बड़े सूबों पंजाब और बंगाल को बांटने का काम खत्म करना था। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। रैडक्लिफ के पास जो औजार थे वो भी बिल्कुल अधूरे थे। नक्शे पुराने थे, गलत थे। जनसंख्या के जो आंकड़े थे उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता था। और मदद के लिए जो सलाहकार दिए गए, 2 कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से, वो तो आपस में ही लड़ते रहते थे। हालत ये थी कि उसे उन जगहों पर जाने का मौका तक नहीं मिला जिन्हें वो अपनी कलम से बांट रहा था। तो इस जल्दबाजी और अधूरी जानकारी के साथ लिए गए फैसले का अंजाम क्या हुआ? जाहिर है, इसने कई ऐसे विवाद खड़े कर दिए जिनका असर आज तक महसूस होता है। देखिए, 2 बड़े शहर थे, कलकत्ता और लाहौर, जिनको लेकर सबसे ज्यादा उलझन थी। कलकत्ता का मामला तो साफ था, वहां हिंदू आबादी ज्यादा थी तो वो भारत को मिला। लेकिन लाहौर में किसी एक समुदाय का बहुमत नहीं था। पहले तो रैडक्लिफ ने इसे भारत को देने का ही मन बनाया था, लेकिन फिर यह तर्क दिया गया कि भाई अगर दोनों बड़े शहर भारत को मिल गए तो नए नए बने पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहरी केंद्र बचेगा ही नहीं। और बस इसी दलील पर लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन कहानी में एक और बड़ा अजीब मोड़ था। जब रैडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली तो लॉर्ड माउंटबैटन ने पता है क्या किया? उन्होंने उसे एक तिजोरी में बंद करवा दिया। ये तय हुआ कि सरहद का असली नक्शा 15 अगस्त के बाद ही लोगों को दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन करोड़ों लोगों को ये पता ही नहीं था कि सुबह जब वो उठेंगे तो वो भारत में होंगे या पाकिस्तान में। पर शायद सबसे बड़ा विवाद गुरदासपुर को लेकर हुआ। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका था, लेकिन फिर भी इसे भारत को दे दिया गया। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि गुरदासपुर के बिना भारत के पास कश्मीर तक पहुंचने का कोई भी जमीनी रास्ता नहीं होता। इसी एक फैसले ने कश्मीर पर भारत के दावे का रास्ता खोल दिया था। तो अब जरा देखते हैं कि इस नई लकीर का, इस नई सरहद का आम इंसानों पर क्या असर हुआ। इसके लिए हमें 2 शहरों की कहानी देखनी होगी जहां हालात एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। पंजाब में तो जैसी कयामत आ गई थी। इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। करीब 50 लाख सिख और हिंदू पाकिस्तान वाले पंजाब से भागे और 50 लाख मुसलमान भारत वाले पंजाब से। सड़कों पर मीलों तक सिर्फ इंसानों का सैलाब था। और सबसे खौफनाक थीं वो घोस्ट ट्रेन्स, लाशों से लदी हुई ट्रेनें जो सरहद के दोनों तरफ से आती जाती थीं। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ कलकत्ता में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे चमत्कार ही कहा जा सकता है। यहां जो लोग कुछ दिन पहले तक धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो सड़कों पर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यहां शांति कायम करने के 2 बिल्कुल अलग तरीके हमें साफ दिखते हैं। पंजाब में 55,000 सैनिकों की एक पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई गई, लेकिन वो हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। और वहीं कलकत्ता में एक अकेले आदमी ने ये कर दिखाया। वो थे महात्मा गांधी। माउंटबैटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स तक कह दिया था। जब कलकत्ता में हिंसा दोबारा भड़की तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और यकीन मानिए सिर्फ 73 घंटों के अंदर शहर में शांति लौट आई। अच्छा, विभाजन की इस दर्दनाक कहानी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती थी जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है, और वो थी सैकड़ों आज़ाद रियासतों को एक साथ भारत में जोड़ना। उस समय ब्रिटिश भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 565 रियासतें थीं। ये सब राजाओं और नवाबों के अपने राज्य थे और अंग्रेजों के जाने के बाद इनके पास ये विकल्प था कि वो चाहें तो आज़ाद रह सकते हैं। अब जरा इस खतरे को सोच कर देखिए, अगर ये सारी रियासतें आज़ाद हो जातीं तो भारत का नक्शा कैसा होता?
एक स्विस चीज जैसा, जिसमें 500 से ज्यादा छेद हों। एक एकजुट देश बनाने का सपना शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाता। इस मुश्किल काम का जिम्मा उठाया सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने। उनकी स्ट्रैटेजी काफी सीधी थी। राजाओं को उनके खिताब और उनका पैसा यानी प्रिवी पर्स रखने का ऑफर दो, उन पर राजनीतिक दबाव बनाओ और उनसे विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करवा लो। और ये प्रक्रिया काफी नाटकीय भी थी। कुछ किस्से तो बहुत मशहूर हैं, जैसे जोधपुर के युवा राजा ने साइन करने के ठीक बाद वीपी मेनन पर पिस्तौल तान दी, और उधर जूनागढ़ के नवाब, जिन्हें कुत्तों का बहुत शौक था, वो पाकिस्तान में विलय का ऐलान करके अपने 2000 कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। और अब बात करते हैं उस आखिरी और सबसे विवादित हिस्से की, एक ऐसी पहेली जिसने एक ऐसे संघर्ष को जन्म दिया जो आज तक जारी है, कश्मीर। कश्मीर का मामला शुरू से ही बिल्कुल अलग था। देखिए, यहाँ के शासक थे महाराजा हरी सिंह, जो एक हिंदू थे, लेकिन ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी। और महाराजा की दुविधा ये थी कि वो ना तो भारत से जुड़ना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान से। उनका सपना था एक आज़ाद कश्मीर का। फिर हालात बहुत तेजी से बदले। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से आए पठान कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। घबराकर महाराजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर को भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए, और अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई। आखिरकार 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया और एक युद्ध विराम करवाया, जिससे नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। वैसे यहाँ एक बहुत छोटी सी घटना ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। हुआ ये कि हमलावरों का मुख्य लक्ष्य श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा करना था, लेकिन वो श्रीनगर से सिर्फ 30 मील दूर बारामूला शहर में लूटपाट करने के लिए रुक गया। बस इसी देरी ने भारतीय सेना को हवाई अड्डा सुरक्षित करने का वो कीमती वक्त दे दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत का जन्म एक ही समय में एक त्रासदी और एक चमत्कार दोनों से हुआ। एक तरफ विभाजन का नासूर था, तो दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतों के एकीकरण का एक करिश्मा। तो ऐसा देश जो इन दो बिल्कुल अलग अनुभवों से मिलकर बना है, वो अपने भविष्य को कैसे देखता है और कैसे बनाता है, ये एक बड़ा सवाल है।